बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है मेरी कहानी मेरी ज़बानी में। जी हाँ नाज़रीन, मुंबई यानी सपनों की नगरी, मुंबई यानी ख्वाबों का शहर, और मुंबई मीन्स अपॉर्चुनिटीज़। और ये अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त तक काम नहीं आती है जब तक आप इन्हें सही से इस्तेमाल ना करो, चाहे तपती हुई धूप हो या गर्मी की शिद्दत या लोकल ट्रेन्स के धक्के। चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, ये सब वेस्ट है, काम नहीं आएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। बिकॉज हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। और मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोग बहाने बनाते हैं और ये कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, बस आपको करना है वो है मेहनत, हार्ड वर्क, लगन, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि आज हमारे साथ मौजूद है जनाब कुमैल मोहम्मद हुसैन बादामी साहब, जिन्होंने एक्चुअली अपनी मेहनत के बिना पर एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए खास करके एक मोटिवेशन का सबब है। तो आइए हम उनका इस्तकबाल अपने स्टूडियो में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फाज भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआ है। हमने ये देखा है कि लोग अक्सर जो है अपने फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को नहीं ठहराते। वो ये कहते हैं कि देखिए हम जो है एक नॉर्मल से शहर में पैदा हुए जहाँ पर जॉब के लिए इतनी जो है रश है और कंपटीशन बहुत है, सो हमें उतना मौका नहीं मिला, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, या हम ये कह सकते हैं कि वो हार्ड वर्क से जो है कतराते हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में इस शहर की जो हम सूरत हाल कह सकते हैं कि हर दूसरा जो है जॉब सीकर बन रहा है रादर देन जॉब प्रोवाइडर, तो ऐसे माहौल में किस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है? आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जैसे हार्डवर्क से जो भी मकाम पे मैं हूँ वहाँ पहुँचा हूँ, बट इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क, राइट? आई मीन इट्स जस्ट नॉट माई हार्ड वर्क, सिर्फ मेरा हार्ड वर्क नहीं है ये। मेरे से कई पहले हार्ड वर्क जो है मेरी मम्मी का है, मेरे डैडी का है, मेरी फैमिली का है। और दिस इज़ समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में आपने कहा जैसे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सो इट्स नॉट ईजी दैट सिर्फ स्टूडेंट या बच्चा या जो है वही हार्ड वर्क करे। जैसे अगर तो आपको एक केस इन पॉइंट दूँ तो आई थिंक दिस मे बी अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑडियंसेस। मेरा बर्थ जो था वो ईयर 1985 में हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ मॉम जो इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ नर्सरी कॉल्ड एज कांगास। तो वो नर्सरी कांगास इतनी सॉट आफ्टर थी कि वो एडमिशन जो थी बच्चों का वो माँ के शिकम से बाहर आने से पहले लेती थी, बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। दिस वाज इन द ईयर 1985, आज से लगभग 40 साल पहले। सो यू कैन इमेजिन, राइट? आई मीन इतना हार्ड वर्क, इतना एफर्ट मेरी मम्मी ने किया है, मेरे डैडी ने किया है, और दैट काइंड ऑफ गिव्स यू विंग्स, यू नो, दैट बॉइल्स डाउन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। So yes, absolutely, hard work is absolutely essential, not just for the kids या job seekers या students, but also from their parents. Yes. It has to be a generational hard work. It cannot work out only at one level. Yes. और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपकी वालिदा ने, हम अक्सर तोहमत लगाई जाती है कि मुस्लिम वुमेन डजंट केयर अबाउट एजुकेशन, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी यानी विलादत या आपके पैदा होने से पहले ही आपकी वालिदा ने जो है आपको नर्सरी स्कूल में एडमिट कर दिया। सो दैट्स सो surprising for most of the audience. Yes, I know, you know, we talk about women empowerment now. Yes. We talk about Muslim women पीछे रह जाती है, but it's not that way, you know. It takes a village to raise a child, कहते हैं ना. So in that way I think there are several ladies इतनी strong होती है हमारी community में, बहुत बार उन्हें opportunity मिलती है, बहुत बार नहीं मिलती है, and that's the end. और किस तरह से ऐसे माहौल में आपकी डेली लाइफ में आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग का कंट्रीब्यूशन रहा है? तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुछ माशरे ऐसे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स का रोल थोड़ा कम हो जाता है, जैसे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। Yes. वहाँ पे अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी लार्जली। अभी ऑफ कोर्स पेरेंट्स का रोल होता है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि अगर 4 से 6 साल के बच्चे वहाँ स्कूल सुबह अकेले चल के जाते हैं, छोटे 4 साल 4 से 6 साल के बच्चे,
और उन्हें गले में एक बेल्ट पहना दिया जाता है जो बताता है कि ये स्कूल जा रहे हैं। एंड देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी कि वो आंखों से देखते रहे कि ये बच्चे सही से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कार ड्राइवर कि देख रहा है वो दूर से बच्चा क्रॉस कर रहा है, ही हैज टू स्लो डाउन वेरी फार अवे ताकि बच्चा डर ना जाए। तो ऐसे कुछ माशरे होते हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो पेरेंट्स और सोसाइटी के बीच में स्प्लिट हो जाती है। बट देर आर सम माशरा, देर आर सम सोसाइटीज जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, हम बड़े हुए हैं, यस वहाँ पे पेरेंट्स का जो रोल है दैट इज एक्सट्रीमली 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 क्रूशियल। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज बोर्न एंड बॉट अप, जैसे कहा है मैंने, डोंगरी पे भीमपुरे में जो बनात वाला बिल्डिंग है, Yes. वहाँ पे आई वाज बोर्न। तो वहाँ से आई थिंक खोजा मस्जिद का जो डिस्टेंस है मैक्सिमम 5 मिनट का वॉक है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। यस तो अगर मेरी मम्मी को या डैडी को पता होता था कि जमात नमाज 7:45 को फिनिश होनी है और अगर हम जमात नमाज फिनिश होने के 7:50 तक घर पे नहीं आते थे, then that would be a difficult time for us because they tried their very best and alhamdulillah I think they succeeded to a very large extent कि हमको माशरे से कैसे शील्ड करके रखे। कहाँ कहीं कहीं पे माशरे का जो बेनिफिट इन्फ्लुएंस होती है वो पॉजिटिव होती है, यस कहीं कहीं पे योर चाइल्ड नीड्स सम प्रोटेक्शन। यस यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप ज्यूरिक में रहते हैं स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पे माशरे की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड ऑब्वियसली वी नो कि यहाँ पे जो कार ड्राइवर्स है या रास्ते पे चल रहा है तो वो ये उम्मीद करता है कि भाई कार वाला रुकेगा, या कार में जो आ रहा है वो ये है कि वो जल्दी निकल जाएगा। Yes. सो ऐसे माशरे में और आपका जिस तरह से अपब्रिंगिंग है, सो दैट्स वेरी यूनिक इन सम काइंड ऑफ एस्पेक्ट वी कुड से। Yes, I would think so too. और ये मैं 16-17 साल की एज तक ये सोचता रहा कि it is unique and it is unique. There is no doubt about that. But जब मैं first time केसी कॉलेज में गया, I think that is when I was in the 11th grade. यस तो वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड से मुलाकात हुई मेरी। तो हम लोग दोनों ने सेम फील्ड लिया था, सेम स्टडी कर रहे थे, बात नेचुरल थी, होनी थी। मैंने उससे पूछा भाई कहाँ से है तू? उसने कहा डोंगरी से। मैंने कहा तू कहाँ से? डोंगरी से। हम दोनों डोंगरी से। एंड अब मानो न मानो हम लोग एक दूसरे के घर से लेस देन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते थे। हमने 17 साल सेम मस्जिद, सेम नियाज, सेम नजर, सेम सेटअप में हम बैठे उठे। सेम मुहर्रम, सेम मुहर्रम, जुलूस, एवरीथिंग इज सेम, राइट? हम लोग के लिए 17 years we did not interact with each other. So well, we were unique in some sense, but it's not just one. मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरी मम्मी यूनिक थी। अल्हम्दुलिल्लाह she was very strong, unique in her own way. बट कुछ पेरेंट्स और भी थे ऐसे जिन्होंने अपने बच्चों को शील्ड करके रखा है। बट ये जो थे पेरेंट्स, ये आटे में नमक बराबर थे। यस बिल्कुल। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इवन दो पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी बातों में ये कहा कि आपकी वालिदा, आपके पेरेंट्स जो आपको यानी मस्जिद में भेजा करते थे कि जाओ जाके जमात से नमाज पढ़ो। हाँ। दैट्स वेरी यूनिक, वी वुड से कि दीन और दुनिया में बैलेंस लेके चलना। ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में जो इस्लामिक एसोसिएशन की क्लासेस चलती है, विद दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड। फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गया था तब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। सो माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज ट्राइड, मम्मी ने खास करके, डैडी ने, कि हम दोनों जगह साथ में चले। बट जैसे मैंने बताया ना कि मतलब बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। अगर जमात नमाज 7:45 को खत्म हुई है तो 7:50 को यू हैव टू बी एट होम, यू कैन नॉट बी अराउंड एनीवेयर एल्स। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो है MS बाय रिसर्च यानी हम कह सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस, वो भी IIT मद्रास से की है। और मैं 100% श्योर हूँ कि जो यंगस्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो कॉलेज लाइफ में एंटर कर रहे हैं, उनका भी एक ख्वाब होगा कि आई शुड बी एन IITian, और बहुत सारे यंगस्टर्स का ये ख्वाब है। तो ये IIT में जाना, एडमिशन लेना, क्या ये वाकई वर्थ इट है या सिर्फ लोगों ने इसका हवा बना के रखा है? इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि देखिए, मैं ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप IIT नहीं गए हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये गलत है। यू विल स्टिल बी सक्सेसफुल इफ यू वर्क हार्ड। और ये भी गलत है कि आप IIT गए हो तो आपको सक्सेसफुल होना ही है। देयर आर सेवरल टन्स ऑफ IITians जो सक्सेसफुल नहीं है। सो इट वर्क्स ऑन बोथ स्ट्रेंथ्स। बट लॉ ऑफ एवरेज तो ये कहता है कि इफ यू आर देयर यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि IIT में जाना वर्थ है कि नहीं, तो इसके भी तीन पहलू है जो मैं बयान करना चाहता हूँ। द फर्स्ट वन इज दैट कि IIT में जाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, वो ये है कि वहाँ पे जो फैकल्टी है, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स है, वो सारे के सारे काफ़ी वेल एजुकेटेड है। दे आर टॉप नॉच रिसर्चर्स इन देयर ओन फील्ड। तो ऑफकोर्स इस तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपके फंडामेंटल्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। So this is the main benefit. Local, yes, the best of the best, we could say. The best of the best, the absolute best of the best. But
लोकल कॉलेजेस में ये हमेशा आपको मिले ये जरूरी नहीं है. दिस इज वन एस्पेक्ट. द अदर एस्पेक्ट इज आप लोकल कॉलेज में पढ़ोगे ना तो यूजुअली क्या होगा कि आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपका जिनसे इंटरेक्शन होगा, Yes. वो उसी मोहल्ले के, उसी लोकेलिटी के होंगे. Obviously. सो विच मीन्स इट फॉर्म्स एन एको चेम्बर. अगर किसी को उनकी लोकेलिटी नहीं पसंद है तो सारे बच्चों को नहीं पसंद होगी, एंड देन एवरीथिंग सिर्फ वही टॉपिक रह जाए कि हमारी लोकेलिटी ऐसी है, हमारी लोकेलिटी वैसी है. बट द मोमेंट यू गो इनटू आईआईटी, यू विल रियलाइज के आप पूरे कंट्री के बच्चे जो है वहां पे आ रहे हैं, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से. सो आपको एक डाइवर्स एनवायरनमेंट मिलता है. Obviously. आप सोच के जाते हो कि सबसे ज्यादा तकलीफ तो मैंने उठाई है लाइफ में और तब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, पर आप जी. वहां जाके देखते हो कि अरे हमारी तो तकलीफ कुछ नहीं थी, हमसे तो कई ज्यादा तकलीफ वाले लोग यहाँ पे आए पहुंचे हैं. बिल्कुल सही. सो इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव. एंड द थर्ड थिंग, द तीसरी पॉइंट जो है, जो आईआईटी जिसके लिए फेमस है, उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है. तो इवन आफ्टर योर डिग्री यू हैव अ वेरी एक्सटेंसिव इंटरनेशनल नेटवर्क जिसको आप टैप कर सकते हो जॉब के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, कनेक्शंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए. एंड दिस ऑल एड्स अप. सो आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, सो प्लीज प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन. इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे. जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट्स, आईआईटी में आता है तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिया के ब्रिलियंट माइंड्स में से आता है. डू यू एग्री विद दैट? आई अग्री दैट टीचर्स जो है वो बेस्ट है, उससे तो मैं बिल्कुल अग्री अच्छा. करता हूँ. बट स्टूडेंट्स का तो कई बार मतलब बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे एक्सेल एट एवरीथिंग, दे आर नॉट Yes. नेसेसरली इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, वो भी आ जाते हैं. ओके. एंड समटाइम्स ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो कोटा के बेसिस पे आ जाते हैं या लक के बेसिस पे आ जाते हैं. सो स्टूडेंट्स नॉट नेसेसरली ब्रिलियंट, बट यूजुअली दे आर हार्ड वर्किंग. आई वुड से 90% ऑफ द टाइम वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं. यानी हम ये कह सकते हैं, एक मुहावरा भी है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. एग्जैक्टली. सो वहां पे इवन दो यू आर नॉट द बेस्ट, बट अगर आप देखते हो कि आपके माशरे में, आपके सराउंडिंग्स में Exactly. ब्रिलियंट माइंड है, तो आपके अंदर खुद ये मोटिवेशन पैदा होती है. एब्सोल्युटली, इट Yes. रब्स इनटू यू. एक कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है ना कि वो Yes. ऐसे कर रहा है, मैं भी शायद अच्छे से कुछ कर सकूं. तो मैं देख रहा हूं कि वो मेरे से डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आया, मेरे से ज्यादा डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आया, एंड ही हैज रीच सो फार, सो मैं तो और ज्यादा अच्छा कर सकता हूं. यस, बिल्कुल. और मेरा तो पर्सनल बैकग्राउंड जैसे अच्छा भी है इनके Exactly, कंपैरिजन में, सो आई exactly. कुड डू मच बेटर. एग्जैक्टली. सो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपका वहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थिंक इट हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मैंने शो के शुरुआत में कहा था कि मम्मी की दुआ है, पेरेंट्स का हार्डवर्क है, और बिकॉज ऑफ दैट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट माई लाइफ ऐसी पर्सनैलिटीज मिली है जिससे मैंने कुछ लिया ही है, हमेशा सीखा ही है. मेरे जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर करमालकर, एब्सोल्यूट थरो जेंटलमैन टू द पॉइंट कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लैब में आते थे तो उनका रूल था कि लैब में हम शूज़ पहन के न आए, लैब में हम सॉक्स पहन कर आए और शूज़ को हम दरवाजे के बाहर रखे. अब हम स्टूडेंट्स, नादान स्टूडेंट्स, Yes. हम शूज़ निकालते थे और शूज़ लैब के बाहर रख देते थे ऐसे और आ जाते थे. तो कभी शूज़ जो थे वो स्ट्रेट अलाइन होते थे ऐसे, कभी ऐसे रहते थे, कभी ऐसे रहते थे. आप मानेंगे नहीं, वो प्रोफेसर एट आईआईटी, he would go outside, he would arrange our shoes. इवन दो ही इज अ टॉप नॉच प्रोफेसर ऑफ दैट स्ट्रीम, बट वो प्रोफेसर होने के साथ साथ जो है वो He बच्चों के was जूते अरेंज such कर a रहा है. fantastic humanitarian. I have no words for him. I don't think so. I can even describe him positively. He is an absolute fantastic gem of a person. And ऐसे काफी सारे प्रोफेसर्स यानी हैं. हमने यूजुअली ऐसा देखा है कि एक शख्स जो है कुछ मकाम पे पहुंच जाता है या एक्चुअल में कोई एक बड़ा एजुकेटर बन जाता है, सो एक सेंस ऑफ प्राइड लोगों में एक्चुअली में डेवलप होता है, लेकिन एथिक्स जिसे हम कहते हैं या आपने जैसा आपके प्रोफेसर में पाया जाता है. सो इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि आपको प्री डॉक्ट्रिनल अचीवमेंट जिसे हम कहते हैं, सो यू हैव रिसीव दिस ऑनर एंड दिस ऑनर इज गिवन टू द टॉप 20 PhDs अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर. Yes. सो यहाँ पे आपका एक और एक चीज देखने को मिली, वो है डिसिप्लिन, जो कि आपने अपने प्रोफेसर से सीखा है. सो किस तरह से डिसिप्लिन जो है एक स्टूडेंट के लाइफ में जो है तब्दीली लाता है और कितना इंपॉर्टेंट है, यू कुड सी जैसे मतलब अभी मास्टर्स होने के बाद व्हेन यू गो टुवर्ड्स पीएचडी, आई थिंक डिसिप्लिन व्हेन यू स्टडी फ्रॉम अ प्लेस लाइक आईआईटी, वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाना है लाइफ में, बिकॉज व्हेन यू आर एट आईआईटी वो आपको कैंपस पे रहना होता है, आप घर पे नहीं रहते, यूजुअली स्टे इनसाइड अ बिग कैंपस. यस. तो वहाँ पे यू कैन नॉट से मम्मी खाना चाहिए, मम्मी कपड़े खराब धोने हैं, you have to manage everything on your own. So discipline comes automatically. And when you see people like those professors who are so far above you and they bending down before you for these small things, so you realize के नहीं, humility और humbleness जो है that should not go away. और ये सारी चीज़ें जो है वो तो मैंने बचपन से मम्मी के थ्रू देखी है, डैडी के थ्रू देखी है, and alhamdulillah it all adds up and eventually finally you get into a result like this. यस. और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि
जो आपका हमें कह सकते हैं, क्योंकि आपको इतना बड़ा ऑनर मिला है कि साल में जो पीएचडी 20 या 25 पीएचडी सिलेक्ट होती है, सो आपका क्या जैसा डेली शेड्यूल रहता था, चाहे वो बचपन में हो या आईआईटी में जाने के बाद, एक डिसिप्लिन शेड्यूल हम जिसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसे डिसिप्लिन शेड्यूल तो मतलब मेरा कभी रहा नहीं है, इन द सेंस जैसे वो टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं ना बच्चे, वैसे 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 कभी नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ, या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो। बट फंडामेंटल्स ये रहे हैं कि रीडिंग बहुत करी है, किताबें बहुत पढ़ी है, मतलब ऑलवेज आई मीन वन ऑफ द सैड एपिसोड्स ऑफ माई लाइफ इज कि जब मैं पीएचडी के लिए इंडिया के बाहर जा रहा था, जी सो वी हैड वो अलमारी होती है ना पूरी वैसी, जी 2 अलमारी भर के हमारे पास किताब थी, एंड पेरेंट्स हैव टू मूव आउट, सो उसको बेच देनी पड़ी। सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो इस्लामिक किताबें हो, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो। रीडिंग जो है देयर इज नो एस्केप फॉर दैट, वो करना ही है। चाहे आप यूट्यूब से लेक्चर सुन लो, चाहे आप कहीं से भी लेक्चर सुन लो, कुछ भी कर लो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग। यानी बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, वी कुड से। Absolutely, यस, absolutely, सो यानी रीडिंग से पॉजिटिव हैबिट जो इंसान में डेवलप होती है। रीडिंग से सब्र आता है, पेशेंस आता है, क्योंकि पता है आपको एक यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे ना, तो वो हाफ एन आवर का जो लेक्चर होता है, अगर आप उसे रीड करके समझना चाहो, तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम वो 2 दिन की रीडिंग है, एक हाफ एन आवर का लेक्चर। और आप हाफ एन आवर लेक्चर का देख के ये सोच लो कि अगर मैंने वो समझ लिया है हाफ एन आवर में, और जिसने 2 दिन में रीड करके सोच के समझ के वो किया, तो वो बात बराबर नहीं होती है, इट कैन नॉट वर्क आउट। और आप तो 2x की स्पीड पे आप फौरन जो है फास्ट करके देख भी सकते हो। वो तो मजाक Yes. है। सो दैट्स नथिंग टू लर्न अबाउट दैट, No, जो रीडिंग में एक्चुअली में होता है। No, सो व्यूअर्स, एक बात कहना चाहूंगा कि यू शुड रीड एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि रीडिंग से जिस तरह से सर ने कहा है कि आप में एक पेशेंस, सेंस ऑफ पेशेंस डेवलप होगा। जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा, सब्र नहीं होगा, तो आप एक्चुअल दुनिया में जो है कदम नहीं रख पाओगे, बिकॉज ऐसे भी मौके आते हैं कि आपको सब्र करना पड़ता है। द वर्ल्ड डजंट वर्क एज यू से। सो हम ये साथ में ये कहना चाहेंगे कि जब आप अब्रॉड सेटल हो रहे थे, स्पेशली फॉर द केस ऑफ पीएचडी, सो आपने एक अब्रॉड में काफी अरसे तक जिंदगी गुजारी, एंड यू कम टू इंडिया एवरी ईयर विच यू हैव सेड। सो किस तरह से अब्रॉड का कल्चर और इंडिया का कल्चर, आप कह सकते हैं स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ स्टडीज, डिफरेंट है? सो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज अगर आप कहोगे तो आई मीन कल्चर के तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। आपने स्टडीज का कहा, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, और फिर वहां से मैं एक फ्यू पॉइंट सोशल एस्पेक्ट्स पे भी कहूँगा। जी। स्टडीज में तो आई थिंक बहुत डिफरेंस है। मतलब मेरी जो फर्स्ट एग्जाम्स थी पीएचडी की, उन्होंने मतलब हमारी स्टडीज पे उन्हें ट्रस्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आपको पीएचडी ज्वाइन करना है तो आप पहले हमारी एग्जाम्स क्लियर करो, आप आ गए हो यहाँ पे, आप करोगे हमारे साथ पीएचडी, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मेरी जो फर्स्ट एग्जाम थी, तो प्रोफेसर एग्जाम्स तो मतलब खैर कोर्स तो हो गया पूरा 6 महीने का, तो उसके बाद एग्जाम थी, तो वो प्रोफेसर खुद ही लेके आ गया 15-20 किताबें उठा के, और इंटरनेट वगैरह एक्सेस दे दिया हमें, और क्वेश्चन पेपर दे दिया, बोला आप सॉल्व करो, जब हो जाए तब दे जाना। इंटरनेट एक्सेस भी था, बुक्स भी थी, सब कुछ हमारे सामने था, बट फिर भी उसका पेपर नहीं क्रैक हो सकता था। यानी इतना टफ है कि आपके नहीं, पास टफ नहीं है, yes. जी टफ नहीं है। द प्रॉब्लम इज के बहुत फंडामेंटल्स पे पेपर बनाते हैं वो, उनका जो सोचने का नजरिया है वो ये है कि अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, देन यू डोंट नीड बुक्स, देन यू डोंट नीड इंटरनेट। बट अगर फंडामेंटल्स नहीं पता है आपको, तो चाहे आपके पास किताबें हो, चाहे आपके पास इंटरनेट हो, इट विल नॉट हेल्प यू। यानी वो थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर नॉलेज। फंडामेंटल्स पे उनका Yes. बहुत ज्यादा फोकस है, फंडामेंटल्स पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है। जी अभी जैसे मैंने कहा है कि देयर आर मेनी फैंटास्टिक थिंग्स दैट माय मॉम हैज डन फॉर मी। एक और फैंटास्टिक थिंग उन्होंने कही है कि शी फाउंड अ पार्टनर फॉर मी हु इज आल्सो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो व्हेन आई वेंट फॉर पीएचडी, शी जॉइन्ड मी देयर। मेरे लिए तो बहुत आसान था लाइफ, मैं यूनिवर्सिटी चला जाता था। इट वाज हार्ड फॉर हर, क्योंकि यूरोप में लेबर बहुत महंगा है, सो एवरीथिंग शी हैड टू डू वाज बाय हरसेल्फ। और इतना सपोर्ट करना। यूरोप में सोशल लाइफ जो है वो रिलेटिवली कमती है, इतनी शादियां नहीं होती है, इतनी मजलिस नहीं होती है, एंड व्हाटएवर हैपेंस फार अवे। सो रेजिंग अप द किड्स ऑल अलोन टू एवरीथिंग। सो ये शो जो है, मैं सिर्फ यहाँ बैठा हूँ टू रिप्रेजेंट ऑल दीज वुमेन। जैसे मॉम है, मेरी वाइफ है, मेरी टीचर्स थी जो स्कूल में, मेरी जो टीचर थी पीएचडी में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा हूँ। इट्स नॉट माई सक्सेस, इट इज देयर सक्सेस। ये उनका हार्ड वर्क है। मैं तो बस लकी फॉर्चुनेट होता हुआ आया हूँ कि उनके एफर्ट के साथ मैं बढ़ता चला गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक
खातून का हाथ होता है, एक औरत मेरे का तो हाथ मैं होता है। 5-6 तो मैं ऐसे ही गिन सकता हूँ। यस यस यस, ये तो यानी मींस दे वर द लैडर यू कुड से टुवर्ड्स योर सक्सेस। एब्सोल्युटली, और एक्चुअली में एब्सोल्युटली, हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम इन खवातीन की कद्र नहीं करेंगे एग्जैक्टली, तब तक एग्जैक्टली, हम एक्चुअली में, हो सकता है जाहिरी तौर पर हम सक्सेसफुल दिखे, लेकिन हमारी सक्सेस के पीछे इनका ही हाथ हो। एब्सोल्युटली। मॉम, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां, मेरी जो पीएचडी प्रमोटर थी, शी वाज अ लेडी। सो आई हैव टू से दैट ये जो लेडीज का रोल रहा है मेरे सक्सेस में, ये बहुत ही स्ट्रांग रहा है, एंड विदाउट एनी वन ऑफ देम ये मैं नहीं कर पाता। जी। और आपने यहाँ तो, ये तो हो गई एक स्टडीज के एस्पेक्ट से, आपने कहा था कि सोशल एस्पेक्ट किस तरह से जो है अब्रॉड का कल्चर और स्पेशली यूरोपियन कल्चर इंडिया से डिफरेंट होता है। बहुत डिफरेंट होता है वहाँ पे। फंडामेंटल थिंग इज के जैसे जैसे इंडिया में, जैसे अगर आप कह लो, एक बहुत ही लोअर क्लास पर्सन जो है उसकी सैलरी जो होती है बहुत कम होती है, और जी। एक जो अपर मिडिल क्लास होता है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, लगभग लगभग 50 गुना से 100 गुना सैलरीज का रेशियो होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही जो लोकल मेड सर्वेंट है, मान लो वो 20,000 रुपये कमा ले, और एक टॉप नॉच इंजीनियर जो है वो 2 ढाई लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा ले इंडिया में, तो जी। 25 से 30 गुना तो सैलरी का रेशियो हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। अब्रॉड ऐसा नहीं है। जो अब अब्रॉड का नहीं कह सकता हूँ मैं, यूएस का नहीं कह सकता हूँ, आई हैव नो एक्सपीरियंस लिविंग देयर। मैं यूरोप का कह सकता हूँ। वहाँ पे जो लोवेस्ट सर्वेंट है, मिडिल लोवेस्ट क्लास का, हाउसमेड भी, हाउसमेड कह लो, और एक टॉप डायरेक्टर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जी। उनकी जो सैलरी में जो फर्क होता है वो 2 से 3 गुना होता है। तो जो डायरेक्टर होता है वो न्यूजीलैंड की ट्रिप कर पाता है हॉलीडेज में, और जो मेड होती है वो टर्की, दूसरी कंट्रियों की ट्रिप कर पाती है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो काफी फ्लैट है। सो एज एन इंजीनियर आई हैव टू हम्बली एडमिट दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू हायर हाउसमेट, इवन अ डायरेक्टर कैन नॉट अफोर्ड टू हायर। यानी वो अपनी 2 से 3 गुना कम जो है सैलरी उसको देना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो तो बड़ा फैक्टर हो गया। हम जो मेड को सैलरी देते हैं वो तो हम लेस देन 1% देते हैं। अगर मैं सैलरी मेड को देने जाऊंगा तो 50% हो जाएगी। तो मैं उसे क्या दूंगा, मैं क्या एग्जैक्टली। सो लेबर इज वेरी वैल्यूएबल देयर। तो उस हिसाब से क्या होता है कि यू लर्न टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। जो भी करना है घर पे करना है, जैसे भी करना है घर पे करना है। एंड इसमें यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर हु सपोर्ट्स यू इन योर विजन, हु सपोर्ट्स यू इन योर ड्रीम्स, हु इज रेडी टू स्टैंड ऑल थ्रू दोज ट्रबल्स फॉर विच यू आर गोइंग अलॉन्ग विथ यू। सो ये भी एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन वेरी 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 लकी इन दिस एस्पेक्ट एज वेल। यस। और आपने ये कहा कि वहाँ का एक छोटा सी जो लेबर भी होता है, चाहे वो टर्की की ट्रिप जाके हाँ, आ वो जाता तो है। मतलब साल में 2 वेकेशन तो पक्के हैं, वो तो बनते और हैं। इंडिया में जो है बेचारा जो एक लोकल मेड सर्वेंट होता है, वो तो बस मुंबई जाने के सपने देखता है, और वो भी नहीं हो पाती उसके वहाँ सामने। पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ओके। एक्सपेंसिव। सो और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूथ हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो, तो उनके लिए आप एक खास कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से जो है अपनी जिंदगी गुजारे और किस तरह से यानी मोटिवेशन हासिल करे। टाइम्स हैव चेंज्ड। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आई लिव्ड इन अ टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस था हमारी लाइफ पे इतना नहीं था। द बेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रोइंग अप दैट वाज देयर इन द मार्केट वाज केबल टीवी, और हम लोग के घर पे तो वो भी नहीं था। सो आई वाज वेरी हैप्पी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई थिंक अभी मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है और जो इन्फ्लुएंस है जो हमारी लाइफ में, वो इतना ज़्यादा हो गया है दैट हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, तो खैर उसमें कोई मसला नहीं डिपेंडेंट होना टेक्नोलॉजी पे, वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो फोकस है लाइफस्टाइल का वो बहुत ज़्यादा हट गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हर 5 मिनट में हमें फेसबुक की रील्स चेक करनी है, किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया है तो वो देखना है, एंड ऑल दिस इज रियली ड्रेनिंग आउट द एनर्जी ऑफ द यूथ। का जो ब्रेन होता है ना, वो बिल्कुल अनफोकस्ड रहता है इन चीज़ों से, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो वी स्टे इन यूरोप, वहाँ पे मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है बहुत कमती है एज कम्पेयर टू व्हाट आई सी इन आवर सोसाइटी, बहुत कमती है रिलेटिवली। दे हैव मच बेटर फोन्स बट दे नो हाउ टू स्विच इट ऑफ। दे स्विच ऑफ देयर फोन्स। अगर उनको नहीं रहना है टेक्नोलॉजी के साथ में तो उनके पास, मोस्ट ऑफ देम के पास आईफोन्स है या लेटेस्ट मॉडल्स है जो भी होते हैं, वो स्विच ऑफ कर देते हैं उसे। तो मैं कहना चाहूँगा यूथ को कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए, नॉट बिकॉज डोंट गेट एडिक्टेड टू इट। मैंने लास्ट आई थिंक 10 to 12 ईयर्स से, मैं जब से वो स्मार्टफोन्स आए ना, आई हैव नेवर बीन ऑन दैट बैंड वैगन, और मैं यही फोन यूज करता हूँ अपनी डेली लाइफ में, इवन इन यूरोप। अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ किसी के लिए तो वो मुझे फोन कर लेगा, और नहीं करना है तो इतना इंपॉर्टेंट मैं हूँ नहीं कि इतना टाइम
बर्बाद हो उसके लिए। बस यानी लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो Absolutely ऑफिस वगैरह limited. में बस उतना, बस इतना, बिल्कुल बस इतना, बाकी बिल्कुल घर इतना। वगैरह पे नहीं है, yes, सारी चीजें हैं, बट yes. वी नो हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इन फेस ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं, हमारे समाज में तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे ने जैसे ही 10वीं कर लिया तो इनाम के तौर पे उसे बुक्स वगैरह देने के बजाय जो है सबसे पहला जो चीज हाथ में थमाई जाती है वो एक स्मार्टफोन, कि अब 90% आ गए तो बस अब एक आप स्मार्टफोन। 10वीं कह रहे हैं, मैं तो 10 11 साल बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देख रहा हूँ यहाँ पे, एंड विच इज एब्सोल्युटली शॉकिंग फॉर मी। यानी It's absolutely अपने shocking हाथ से for जो है बच्चों के खुद परसेंटेज आप बिल्कुल। कम कर रहे हो। नहीं, परसेंटेज तो खैर मतलब वो छोटी चीज है, मुझे लगता है कि आप बच्चों का जो जहनी फोकस है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि उस पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और बिल्कुल नॉन यूजफुल इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि बच्चा का जो फोकस है वो नहीं रह पाता है। The kid is not prepared द किड to इज नॉट see those प्रिपेयर्ड। अगर वो किड 1 मिनट में 20 रील देख सकता है तो वो 2 घंटे एक किताब का पेज क्यों पढ़ेगा? वो तो उसे और बोरिंग लगेगा, इन कंपैरिजन टू दिस। सो इसके लिए आई थिंक पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अपने बच्चों का स्मार्टफोन का जो यूजेज है वो लिमिट करे, सोशल मीडिया को लिमिट करे, और रीडिंग पे बहुत फोकस करे। इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल टुडेज लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे यूथ के लिए एक मोटिवेशनल पैगाम दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा नाजरीन के, जब भी आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि जब भी आपको कोई कॉल आता है या फोन आपको आता है तो कितनी देर आप उसमें अटैच्ड हो जाते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या कहीं पे भी आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो फौरन एक नोटिफिकेशन बेल बजी, आपकी पूरी पढ़ाई हो गई जाया। आपने बुक साइड में रखा और आपने उस फोन में आप मसरूफ हो गए रील स्क्रॉल करते करते। तो क्या ये सही है? जिस तरह सर ने कहा कि इवन ही स्टेज इन यूरोप, बट जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इट इज ओनली लिमिटेड। हमें भी यही करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, अपने बेनिफिट के लिए करे, लेकिन इन अ लिमिटेड वे, कि ऐसा नहीं कि हम उससे एडिक्टेड हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।